हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे आप लोग को ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का पार्ट 4 वीडियो है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, जो भी पिछले 3 वीडियो में हम लोग क्या किए थे, थ्योरी पढ़े थे, उसी थ्योरी का आज क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 प्रॉब्लम लिए हैं। ये आपका 10 प्रॉब्लम स्टूडेंट क्या है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट भी सीखने मिलेगा स्टूडेंट, और इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आपको एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप कैसे सॉल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट, आप वीडियो को एंड तक देखो, पूरा 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो, कॉपी निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो। ये 10 प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्विंग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम, ये आपका जेएसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी है स्टूडेंट, पेपर 1। पेपर 1 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, उसमें आपका ट्रांजिस्टर बता रहे हैं। ट्रांजिस्टर में आपका पार्ट 4 वीडियो स्टूडेंट है। ये आपका क्या PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो हम 3 वीडियो में पढ़ाए हैं उसी से आपका प्रॉब्लम सभी बन जाएगा स्टूडेंट। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो अब देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 1 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 3 PN जंक्शन, 4 PN जंक्शन। स्टूडेंट आपको बताए थे कि जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, कितने PN जंक्शन होते हैं। आपको बता चुके थे कि ट्रांजिस्टर में मेरा 2 PN जंक्शन होता है। कितना PN जंक्शन होता है, 2 PN जंक्शन होता है। 2 PN क्या होता है, जंक्शन होता है। आपको याद रखना होगा ट्रांजिस्टर में कितना PN जंक्शन होता है, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 PN जंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर में कितने PN जंक्शन होते हैं, आपको बोलना है ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं। ये आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसको भी याद रखना है। 3 टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन, एक होगा एमीटर, एक होगा बेस, और एक क्या होगा स्टूडेंट, कलेक्टर। एमीटर एक होगा आपका बेस, और सी क्या होगा, कलेक्टर। ई से एमीटर हो जाएगा, बी से बेस हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको बोलना स्टूडेंट कि कितने टर्मिनल्स होता है, तो आपको बोलना 3 टर्मिनल्स होता है। एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, और एक स्टूडेंट क्या होता है, कलेक्टर होता है। इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि ट्रांजिस्टर में आपका 3 टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। आगे का प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्यूशन करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। आप क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन का। चलो आप देखो, फॉर ए सर्टेन ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा। चलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में बताए थे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। आपका क्या दिया गया स्टूडेंट, बीटा दिया गया है। बीटा कितना दिया गया, 50 दिया गया है। आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। चलो आपको बता चुके थे कि यदि बीटा दिया जाएगा आपको अल्फा निकालना होगा, तो एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट, उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आपको अल्फा का वैल्यू निकाल के देंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा डिवाइडिंग बाय बीटा प्लस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो आप देखो बीटा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 50, और बीटा प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 50 प्लस क्या हो जाएगा, 1। यदि आपका बीटा दिया जाएगा, अल्फा निकालने के लिए बोलेगा, ये फॉर्मूला को याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट 50 बटा क्या हो जाएगा, 51, 50 बटा 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 बटा 51 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। क्या होगा, 0.98 होगा। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखोगे, आपको मिलेगा 0.98। चलो स्टूडेंट, यदि आपका अल्फा दिया जाता है और बीटा निकालने के लिए बोलता है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला को भी स्टूडेंट क्या करना है, याद रखना है। यदि यहां से गामा निकालने के लिए बोलता है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, बता चुके हैं कल का वीडियो में कि गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है। बीटा का वैल्यू 50 दिया गया, 50 प्लस 1 होगा, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 51 हो जाएगा। गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसका मतलब बीटा यदि 50 है तो गामा का वैल्यू 51 होगा, और अल्फा का वैल्यू 0.98 होगा। इसका मतलब ये सब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्टूडेंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा।
इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी होगा। फॉर ए सर्टेन ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडिंग बाय बीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला को भी याद रखना है, ये रिलेशन को याद रखना है। ये रिलेशन भी कभी कभी क्या होता है, पूछता है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो पीएनपी एंड एनपीएन एंड पीएनपी आ टाइप ऑफ क्या है। अब देखो आपको बताए थे कि ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है। ट्रांजिस्टर का कितना टाइप्स होता है आपको बताए थे पिछले वीडियो में। ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स का होता है। ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। बताए थे कौन कौन सा टाइप्स का होता है स्टूडेंट, तो आपको याद रखना होगा। एक होता है आपका पी और एक क्या होगा, NPN होगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कितने तरह का होगा, 2 तरह का होगा। इसका मतलब NPN और PNP टाइप ऑफ किसका टाइप है, तो आपको बोलना है ये जो टाइप है स्टूडेंट, इसमें किसका टाइप है, ट्रांजिस्टर का टाइप है। क्या है, ट्रांजिस्टर का टाइप है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है आपका PNP, एक होता है NPN। इसका सिंबल को भी याद रखना स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का एरो दिया जाए, एरो अंदर की तरफ रहेगा, एरो अंदर की तरफ रहेगा, तो यह हो जाएगा P, ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा आपका P। ठीक है, इस टर्मिनल को बोलेंगे कलेक्टर, इस टर्मिनल को बोलेंगे इमीटर, और यहाँ से जो निकलेगा स्टूडेंट, इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसका मतलब ये सिंबल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, PNP ट्रांजिस्टर का हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसी को इसी तरह कॉपी करना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बना लेना, ऐसे खींचना है, ऐसे खींचना, इतना काम सबका सेम रहेगा। एरो यदि बाहर की तरफ रहेगा, एरो जिस डायरेक्शन, एरो जहाँ पर होगा वो इमीटर टर्मिनल होगा, यहाँ पर बीच वाला क्या होगा, बेस होगा, ऊपरे वाला क्या होगा, कलेक्टर होगा। ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये होगा P, ये होगा N। यदि ये N होगा तो ये आपका N हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंबल हो जाएगा स्टूडेंट, ये सिंबल हो जाएगा NPN ट्रांजिस्टर का, ये सिंबल हो जाएगा PNP ट्रांजिस्टर का। PNP ट्रांजिस्टर में एरो इनवर्ड रहता है और आपका NPN ट्रांजिस्टर में एरो जो होता है आउटवर्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। ये आपका ट्रांजिस्टर का टाइप्स हो गया और ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। चलो अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, उसका कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 4 का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, चलो कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज द फॉलोइंग रिगार्डिंग। आई का वैल्यू दिया गया स्टूडेंट, आई का वैल्यू कितना दिया गया आप ही बताओ। आई का वैल्यू दिया गया गिवन, जो गिवन डाटा है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर दिया गया है। और आईबी का जो वैल्यू दिया गया स्टूडेंट, आईबी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 माइक्रो एम्पियर। क्या दिया गया, 20 माइक्रो एम्पियर दिया गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर समझने का कोशिश करो। ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज द फॉलोइंग रिगार्डिंग आई इक्वल टू इतना और आईबी इक्वल टू कितना दिया गया है, 20। फाइंड द करंट गेन अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलो स्टूडेंट अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, करंट गेन अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। एक स्टूडेंट एक फॉर्मूला बताए थे, आई इक्वल टू क्या बताए थे बताओ तो, आई बी प्लस क्या बताए थे, आई क्या बताए थे, IC बताए थे, IC बताए थे, बोलो यस या नो। देखो यहाँ पर आई का वैल्यू दिया गया, IB का वैल्यू दिया गया, IC का वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, एक हमको रिलेशन पता है, एक रिलेशन पता, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आप ही बताओ। तो आपको बता चुके थे पिछले क्लास में, IC बटा क्या होता है, IC बटा क्या होता है, आई होता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, IC बटा क्या होता है, आई होता है। इसका मतलब अल्फा टाइम्स ऑफ आई, अल्फा टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका IC हो जाएगा। ये वाला चीज आपको याद रखना। अल्फा का रेशियो बताए थे, IC बटा क्या होता है, आई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा, IC। चलो यहाँ पर आई लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ठीक है, अब IB के जगह पर IB लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, IC का वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो IC के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे अल्फा टाइम्स ऑफ क्या, आई, अल्फा टाइम्स ऑफ क्या, आई। चलो अब देखो स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करो, अब समझने का कोशिश करो कि आपका बीटा का वैल्यू दिया गया है, बीटा का वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई माइनस IB, आई माइनस IB डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, IE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब समझने का कोशिश करो कि अब ये वाला जो वैल्यू होगा, ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा, ये आपका वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, IB बटा क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा। आई को सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा ये वाला वैल्यू। इसका मतलब अल्फा आ गया। अब देखो स्टूडेंट 1 माइनस
IB का वैल्यू कितना 20 माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो IE का वैल्यू मिली है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका अल्फा हो जाएगा। अब देखो चीज़ों को समझो, अब देखो इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 और ये वाला ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 6 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर कितना 1 है, यहाँ का पावर 1 है, इसका मतलब 1/10 के पावर माइनस 6 और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। इसका मतलब 1 माइनस 10 के पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2 हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। इसका मतलब 1 माइनस 1/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, अल्फा का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा का क्या मिलेगा स्टूडेंट, वैल्यू मिलेगा। अल्फा का क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट अल्फा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 0. क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। 0.99 क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। 0. क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इस तरह करके ही अप्रोच लेके क्या करना बनाना है। इसका मतलब स्टूडेंट इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो अब देखो स्टूडेंट ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताए थे, अल्फा का फॉर्मूला क्या बताए थे, अल्फा आपको निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ तो, IC बटा क्या बताए थे, IC बटा क्या बताए थे, IE बताए थे, बोलो ठीक है। अब देखो अल्फा और एक फॉर्मूला और बताए थे स्टूडेंट, क्या बताए थे, IE इज इक्वल टू क्या बताए थे, IB प्लस क्या बताए थे, IC बताए थे, बोलो ठीक है। तो अब देखो IC आपको पता नहीं है तो IC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, IE माइनस क्या लिख सकते हैं, IB और बटा क्या हो जाएगा IE हो जाएगा। यहां से भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी क्या होगा निकल जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट 0.99 होगा। क्या होगा 0.99 होगा। इसका मतलब है इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम को इजीली वे में क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हैं। इजीली वे में क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम का अल्फा का वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आपका जो वीडियो नंबर 3 बताए थे, वीडियो नंबर 3 में सभी फॉर्मूला को डिराइव किए थे, वहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर रहे हैं। 4 नंबर का जो प्रॉब्लम का आंसर होगा 0.99 होगा, 0.99 होगा। चलो स्टूडेंट आप नोट्स बनाओ, यहाँ से लेके आपको इन तक जाना है। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब समझते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो भी क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वो भी आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे। पहले सबका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। यदि सबका फॉर्मूला पता रहेगा तो आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली वे में हैंडल कर सकते हो। और यदि फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप प्रॉब्लम को नहीं बना पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इमीटर करंट, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, इमीटर करंट बोल रहा है। इमीटर करंट आपको क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। किस में, प्रॉब्लम नंबर 5 में, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 में इमीटर करंट निकालने बोल रहा है। क्या क्या कुछ दिया गया, कुछ वैल्यू दिया गया स्टूडेंट। अल्फा इज इक्वल टू 0. क्या दिया गया, 98 दिया गया है। ICBO कलेक्टेड टू बेस इमीटर इज ओपन इज दिया गया 5 माइक्रो एम्पियर दिया गया स्टूडेंट। और आपका बेस करंट जो दिया गया है वो 95 माइक्रो एम्पियर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इमीटर करंट। चलो इमीटर करंट निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूला को याद रखोगे। कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ क्या होता है, IB होता है। और आपको याद रखना है 1 प्लस बीटा और ब्रैकेट ICBO होता है। इसको एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, घोर के पी जाना इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस 1 प्लस बीटा ब्रैकेट ICBO होता है। चलो देखो स्टूडेंट IC निकालेंगे, तो IC निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, बीटा चाहिए। बीटा नहीं है कोई बात नहीं, IB का वैल्यू पता है, ICBO का वैल्यू पता है, मतलब 2 वैल्यू पता है, बीटा का वैल्यू पता नहीं, ठीक है। बीटा का वैल्यू पता नहीं है बट बीटा हम निकाल सकते हैं। यदि अल्फा दिया गया है तो बीटा निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, यदि आपको अल्फा दिया गया बीटा निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। चलो अल्फा का वैल्यू 0.98 दिया गया स्टूडेंट, और क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.98 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 0. क्या हो जाएगा 98
डिवाइडिंग बाय 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 02 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा आपका 98 भागा क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसका मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 49 आ जाएगा। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। आपसे बीटा पूछेगा तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया 49 हो गया। चलो स्टूडेंट बीटा पता है, आईबी पता है, सभी वैल्यू पता है, हम आईसी निकाल लेते हैं। तो आईसी का वैल्यू यदि निकालने के लिए बोलता तो इस फॉर्मूला से निकाल लेते, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 49 गुना आईबी का वैल्यू कितना है 95 माइक्रो कितना है माइक्रो, मतलब 10 के पावर क्या होगा -6 होगा। चलो ठीक है, अब देखो प्लस 1 प्लस क्या होगा बीटा का वैल्यू क्या है 49, ठीक है। और आईसीबीओ का वैल्यू कितना है 5 है 5 माइक्रो, मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं 49 और 95 है, इसको गुना कर लेते हैं। तो ये आपका 95 है स्टूडेंट, ये आपका क्या 49 है। 5 नंबर क्या हो जाएगा 45, 4 हो जाएगा 9 81, 82, 83, 84, 85, 86 हो जाएगा 86। चलो 9 81, 81, 82, 83, 84, 85 आएगा ना 85। 9 81 और 4 क्या हो जाएगा 85, ठीक है। गुना 5 नंबर 45, 4 81 और 4 45, 81 और 4 85 हो जाएगा। 5 के 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 नंबर 36 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38 हो जाएगा। इसका मतलब 5 8 8 कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा इतना, मतलब क्या हो जाएगा 46 55 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 और क्या हो जाएगा 49 के 50 गुना क्या हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट तो 25 क्या हो जाएगा 25 250 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 46 55 हो जाएगा 46 55। और देखो यहाँ पर 10 के पावर -6 है, यहाँ पर भी 10 के पावर -6 है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 46 55 और 250, 46 55 और 250 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 6 2 8 के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4905 हो जाएगा 49 क्या 05 हो जाएगा, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला आईसी का वैल्यू निकला, आईसी का वैल्यू निकला। चलो ठीक है, आईसी का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट। चलो आईसी का वैल्यू निकालने के बाद गुना करके हमने क्या किया पूरा आईसी का वैल्यू निकाल लिया, आईसी का वैल्यू निकाल लिया, आईसी का वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया। आईसी वैल्यू मेरे को निकल गया, कितना निकला 4905 गुना 10 के पावर -6 आ गया। इसका मतलब आईसी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 4905 माइक्रो एम्पियर आ गया। चलो आईसी का वैल्यू आ गया, आईबी का वैल्यू पता है तो आईई का वैल्यू निकालने बोल रहा है इमीटर करंट। इमीटर करंट क्या होता है स्टूडेंट कलेक्टर करंट प्लस क्या होता है बेस करंट, ठीक है। चलो अब देखो कलेक्टर करंट कितना निकला 4905 माइक्रो एम्पियर, कितना निकला माइक्रो एम्पियर। और बेस करंट स्टूडेंट आपको अवेलेबल है 95 माइक्रो एम्पियर, 95 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे 4905 और क्या होगा 95। चलो ऐड करेंगे 5 5 10 हो जाएगा, 9 के 10 हो जाएगा, 5 9 1 10 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 5 1 2 3 माइक्रो एम्पियर आ गया, माइक्रो एम्पियर आ गया। चलो अब इसको ऐड कर लिया। अब देखो चीजों को समझो, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा 3। अब माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -6 क्या होगा एम्पियर होगा, ठीक है। 10 के पावर क्या होगा 6 एम्पियर होगा। तो 5 गुना क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 और -6 -3 एम्पियर आ जाएगा। अब इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट प्रॉब्लम को समझो, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। बीटा का वैल्यू निकाल लिए, बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिए, सॉल्व कर लिए, आईसी का वैल्यू निकल गया। ये फॉर्मूला आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में, आई इक्वल टू आईसी प्लस क्या होता है आईबी होता है। आईसी का वैल्यू पता, आईबी का वैल्यू पता, ऐड कर लिए 5000 माइक्रो एम्पियर आया। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है तो आईसी का वैल्यू निकल जाएगा। आईसी का वैल्यू पता हो जाएगा स्टूडेंट तो आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो आई का वैल्यू निकाल सकते हो। आईसी निकल जाएगा यहाँ से, आईबी का वैल्यू पता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इमीटर करंट हो जाएगा। इसका मतलब इमीटर करंट जो होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर आएगा। आपको इमीटर करंट ही निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को क्या करना है स्टूडेंट याद रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सॉल्व करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा 5 मिली एम्पियर होगा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम क्या होगा सॉल्व होगा। चलो 5 नंबर का प्रॉब्लम हम क्या किए स्टूडेंट सॉल्विंग कर दिए।
अब देखो 6 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 6 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, चलो स्टूडेंट पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है। द कॉमन इमीटर, सीई का मतलब कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज ऑफ, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्योंकि इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन क्या होता है, मॉडरेटेड होता है। करंट गेन और वोल्टेज गेन मॉडरेटेड होने के कारण इसका पावर गेन क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि P = VI होता है। तो पावर भी मॉडरेटेड और करंट भी मॉडरेटेड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लार्ज वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट लेस पावर गेन ये नहीं होगा, लेस आउटपुट वोल्टेज ये भी नहीं होगा, मोर पावर गेन क्या होगा स्टूडेंट, मोर पावर गेन होगा। पावर गेन क्या होता है इसका, मोर होता है। आपको याद रखना बाय हार्ट, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में क्या होगा स्टूडेंट, पावर गेन क्या होगा, मोर होगा। आपको याद रखना बाय हार्ट। सी का मतलब कॉमन, ई का मतलब इमीटर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में स्टूडेंट आपको याद रखना है पावर गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, मोर होता है। इसीलिए इसका यूज करते हैं स्टूडेंट, पावर गेन क्या होता है, मोर होता है। पावर गेन क्या होता है, मोर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रॉब्लम नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो आपका क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन क्या होता है, मोर होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन इमीटर होता है। आपसे पूछेगा कि कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, तो आपको बोलना है कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। चलो स्टूडेंट करंट गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आपको बोलना है करंट गेन जो सबसे ज्यादा होता है सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सीबी कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये याद रखना है। करंट गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सीसी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो बोलना है वोल्टेज गेन जो सबसे ज्यादा होगा कॉमन बेस में होगा, और पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होगा, कॉमन इमीटर में होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको क्या करना है, याद रखना है। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। द करंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का वैल्यू क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो स्टूडेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस आपका ग्राउंडेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, इमीटर करंट हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। आपको पिछले क्लास में बताए थे अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 1 होता है, लेस देन क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन, ये जो करंट गेन है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा, मोर देन नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 100 भी नहीं होगा। कॉमन बेस में आपका क्या होगा, कॉमन बेस में आपका क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। आपको याद रखना होगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो फॉर्मूला आता है अल्फा इज इक्वल टू IC/IE होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तभी जाके आप प्रॉब्लम 7 नंबर को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब 7 का आंसर क्या होगा, बी होगा। आपको रट लेना है, आपको रट लेना है। करंट गेन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। चलो स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताएंगे कि आपका 8 नंबर में आपका कॉन्सेप्ट कुछ है, उससे कॉन्सेप्ट से आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ए ट्रांजिस्टर कैन बी मेड ऑफ ऑपरेट एज ए स्विच बाय ऑपरेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, स्विच की तरह ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में काम करेगा। चलो स्टूडेंट देखते हैं, यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। ट्रांजिस्टर में 2 रीजन होता है, ये 2 रीजन होता है। एक आता है आपका इमीटर बेस रीजन, इमीटर बेस रीजन, और एक क्या होता है स्टूडेंट, कलेक्टर बेस रीजन। क्या होता है, कलेक्टर बेस रीजन। आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा। आप देखो स्टूडेंट आपको बोले थे कि 2 रीजन होगा, एक होगा इमीटर बेस और एक क्या होगा, कलेक्टर बेस। पिछले क्लास में बताए थे। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो यदि आपका इमीटर टू बेस, ये आपका यदि ये आपका स्टूडेंट यदि आपका हेलो स्टूडेंट्स, अब बताएंगे आपको प्रॉब्लम नंबर क्या बताएंगे, प्रॉब्लम नंबर बताएंगे 8। चलो अब देखो स्टूडेंट, यदि इमीटर बेस और कलेक्टर बेस 2 रीजन होता है। यदि इमीटर बेस आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। आपको लिखना है इमीटर बेस यदि आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। और कलेक्टर बेस यदि आपका रिवर्स बायस है। क्या है, रिवर्स बायस है। आपको याद रखना होगा, रिवर्स बायस है, ठीक है।
तो आपका ये ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करेगा वो किस रीजन में ऑपरेट करेगा? एक्टिव रीजन में। आपको याद रखना है एक्टिव रीजन में ये क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। और एक्टिव रीजन में क्या करेगा? ऑपरेट करेगा ट्रांजिस्टर। आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपका यदि बेस इमिटर टू बेस और कलेक्टर टू बेस, इमिटर टू बेस फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस हो, तो आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा? एक्टिव रीजन में काम करेगा। इसको याद रखना बाय हार्ट। चलो ये आपका 1 नंबर पॉइंट है। चलो स्टूडेंट, इमिटर टू बेस यदि आपका फॉरवर्ड बायस हो, क्या हो? फॉरवर्ड बायस हो। इसको नोट करके लिखना अपने कॉपी में, फॉरवर्ड बायस हो। आपसे पूछेगा फॉरवर्ड बायस हो। और कलेक्टर टू बेस ये भी आपका क्या हो? फॉरवर्ड बायस हो। दोनों आपका यदि फॉरवर्ड बायस है तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा? आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको बोलना है किस रीजन में काम करेगा? सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन कैसे काम करेगा? सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। इसको नोट करके करना है, लिखना है। इसी को क्या बोलेंगे? ऑन स्विच। इसी को क्या बोलेंगे? ऑन स्विच बोलेंगे। स्विच कैसा हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ये कैसा काम करेगा? ऑन स्विच की तरह काम करेगा। 3 नंबर में लिखना है स्टूडेंट, यदि इमिटर बेस आपका क्या हो जाए? रिवर्स बायस। क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। और आपका कलेक्टर बेस ये भी क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। दोनों आपका क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। तो आपको बोलना है ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा? कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में क्या करेगा? काम करेगा। इसको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑफ स्विच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ स्विच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑफ स्विच बोलेंगे, ठीक है। यदि आपका इमिटर टू बेस रिवर्स बायस, कलेक्टर टू बेस ये भी रिवर्स बायस, तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में काम करेगा? कट ऑफ रीजन में काम करेगा। तो आपसे पूछेगा कि यदि दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैसा काम होगा? सैचुरेशन रीजन की तरह काम होगा। दोनों रिवर्स बायस होगा, कैसा काम होगा? कट ऑफ रीजन की तरह काम होगा। इमिटर टू बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर टू बेस रिवर्स बायस, कैसा काम? एक्टिव रीजन। 4 नंबर में स्टूडेंट, यदि आपका ये आपका क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। ये आपका क्या हो जाए? रिवर्स बायस हो जाए। कौन? आपका इमिटर टू बेस, इमिटर टू बेस रिवर्स बायस, और ये आपका क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस हो जाए। क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो आपका कैसा काम होगा? इनवर्स एक्टिव रीजन काम करेगा। इनवर्स एक्टिव रीजन काम करेगा। इनवर्स एक्टिव रीजन का क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। इनवर्स एक्टिव रीजन की तरह क्या करेगा? काम करेगा। आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपका दोनों फॉरवर्ड बायस तो सैचुरेशन रीजन की तरह काम करेगा। दोनों रिवर्स बायस तो कट ऑफ रीजन की तरह काम करेगा। ये आपका इमिटर बेस रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस तो इनवर्स एक्टिव रीजन की तरह काम करेगा। इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस एक्टिव रीजन की तरह काम करेगा। इसका मतलब स्विच की तरह कौन काम करेगा स्टूडेंट? जब आपका क्या हो? स्विच की तरह कौन काम करेगा? तो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन क्या करेगा? स्विच की तरह काम करेगा। आपको क्या करना है? लिखना है कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कब काम करेगा? किस रीजन में काम करेगा? तो स्विच का मतलब क्या करता है? ऑन करता है और ऑफ करता है। तो यही 2 रीजन में क्या करेगा? स्विच की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में क्या होगा? स्विच की तरह काम करेगा। आपको याद रखना होगा क्या ये आपका सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन क्या करेगा स्टूडेंट? स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन क्या करेगा? स्विच की तरह काम करेगा। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपको ये टेबल याद रखना है। आपसे पूछेगा एग्जाम हॉल में कि यदि दोनों आपका ये फॉरवर्ड ये रिवर्स एक्टिव, ये फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड सैचुरेशन, ये रिवर्स कट ऑफ रीजन, ये रिवर्स ये फॉरवर्ड इनवर्स एक्टिव रीजन, ये एग्जाम में पूछेगा। इसको नोट करके एकदम वीवीआई करके याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये थ्योरी बताना था, ये थ्योरी को बता दिए, कवर कर दिए यहाँ पर थ्योरी को 8 नंबर का प्रॉब्लम को लेके। चलो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपका क्या 8 नंबर का प्रॉब्लम का क्या है? स्टेटमेंट है, कुछ नोट पॉइंट है, इसको याद रखना। चलो 9 नंबर प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आपको बता चुके हैं बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। या तो यदि इस तरह देता तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाय क्या होता? बीटा प्लस 1 होता। कोई एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट? ए होगा। ए होगा। 9 का सॉल्यूशन याद रखना, ये फॉर्मूला को याद रखोगे। बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या होगा? अल्फा होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ICEO इज रिलेटेड टू ICBO। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना होगा स्टूडेंट। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका बार बार पूछता है। अभी हम बताए थे एक फॉर्मूला, एक IC फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे। IC इज इक्वल टू क्या बताए थे? बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ब्रैकेट क्या बोले थे? IC
ICBO बोले थे, ठीक है स्टूडेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा IB प्लस ICEO। इसका मतलब है ये आपका किसके जगह पर आया, ये किसके जगह पर आया, ये आपका इसके जगह पर कौन आया, ICEO आया। इसका मतलब आपको याद रखना होगा ICEO आपका क्या होता है, 1 प्लस बीटा ब्रैकेट क्या होता है, ICBO होता है। इसको याद रखोगे। इसका मतलब है ये करंट कैसा करंट, कलेक्टेड टू इमीटर, बेस नहीं है, बेस क्या ओपन है, current collected to emitter base will be open is equal to 1 plus beta bracket current कैसा collected to base emitter will be the open, collected to base emitter will be the open। ये आपको रिलेशन याद रखना होगा कि ICEO में और ICBO में क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, इसको याद रखना। या ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको 10 प्रॉब्लम बढ़िया से बता दिए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप बता दिए, इसका कुछ नोट पॉइंट भी बता दिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिए। आपको क्या करना है, पूरा 10 प्रॉब्लम को घोर के पी जाना है। यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ट्रांजिस्टर से यदि प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट तो यहीं से प्रॉब्लम आएगा। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप 10 प्रॉब्लम को क्या करना, नोट्स बना लेना, सॉल्व कर लेना, बार बार रिवीजन मारना है, याद कर लेना है आंसर। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।